निकल रहा था। यह दृश्य देखकर नैना हैरान परेशान हो गई। वह भागते हुए अपने भाई के करीब पहुंची। उसके भाई का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसकी हालत देखकर नैना घबरा गई और कांपते स्वर में पूछने लगी, भाई ये सब क्या है? क्या हुआ सूरज? उस एक पल में उसके दिमाग से यह बात निकल गई कि सूरज सुन नहीं पाता है। लेकिन सूरज ने जैसे ही अपनी दीदी को देखा तो उसकी आंखों में खुद के प्रति चिंता के भाव देखकर उसका हाथ पकड़कर फूट फूट कर रो पड़ा। नैना ने उसे चुप कराया। उसकी हालत और रोना देखकर उसे काफी हद तक समझ में आ चुका था कि उसके रोने का कारण क्या है। फिर जब सूरज थोड़ा शांत हुआ तो उसने इशारों ही इशारों में बताया कि पंकज किस तरह उसके साथ गलत हरकत करता था और उसने उसे धमकी भी दे रखी थी कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वो उसे मार डालेगा। सच्चाई जानकर नैना के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने बड़ी मुश्किल से सूरज को संभाला। उसका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था। सोचते सोचते उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सूरज को इशारों ही इशारों में बताया कि वह सब कुछ ठीक कर देगी। अब उसे घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूरज इतने दिनों से परेशान था, लेकिन आज नैना का साथ मिलते ही उसके मन को थोड़ी राहत मिल गई थी। नैना उसे थपकी देकर सुलाने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर में ही सूरज गहरी नींद में खो चुका था और नैना अपनी योजना के अनुसार काम करने में जुट गई। अगले दिन सुबह नैना की माँ शकुंतला जी आंगन में चारपाई पर बैठकर चावल चुन रही थी। तभी उनके जेठ जी के बेटे राहुल ने मुख्य द्वार से घर में प्रवेश किया। उसके दाहिने हाथ में एक काले रंग का बैग था। नीली शर्ट और काले रंग की पैंट में वो काफी स्मार्ट लग रहा था। उसने अपनी आंखों से काले रंग का गॉगल्स उतारते हुए आगे बढ़कर शकुंतला जी के पैर छूते हुए कहा, चाची जी प्रणाम। शकुंतला जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हमेशा खुश रहो और खूब तरक्की करो बेटा। राहुल ने अपना बैग चारपाई पर रखा और आंगन में दाहिनी ओर के आम के 4 वृक्षों की ओर नजर दौड़ाते हुए बोला, वाह चाची, इस साल तो खूब आम आए हैं। मैं अच्छे समय पर आया हूँ ना, खूब ढेर सारे आम खाऊंगा। शकुंतला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं बेटा। फिर बेटी को आवाज लगाते हुए बोली, अरे नैना देखो तो तुम्हारे राहुल भैया आए हैं। माँ की आवाज सुनकर नैना दौड़ते हुए बाहर आई और राहुल भैया को देखकर खुशी से झूम उठी। वो कहने लगी, भैया इस बार तो आप बहुत दिनों के बाद आए हैं, आपको जल्दी जान नहीं दूंगी। राहुल हंसते हुए बोला, हाँ, इस बार तुम्हें लंबी छुट्टी लेकर आया हूँ। घर में एकदम हंसी खुशी का माहौल बन गया था। तभी पंकज घर में प्रसाद लेकर आया। उसे देखते ही नैना का मन कड़वाहट से भर उठा। सूरज के चेहरे से भी हंसी गायब हो गई। पंकज उसके पास आया और सूरज को मिठाई खिलाते हुए बोला, लो सूरज प्रसाद खाओ, माँ आज मंदिर गई थी। शकुंतला जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा वैसे तो सूरज बहुत अकेलापन महसूस करता है। एक पूरे मोहल्ले में तुम ही हो जो इसके साथ थोड़ा समय बिता लेते हो। पंकज ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं चाची जी, आखिर हम पड़ोसी होने के नाते सूरज का ख्याल रखना मेरा भी तो फर्ज बनता है। सूरज का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा था। इधर नैना को भी मन कर रहा था कि अभी के अभी ऐसे इंसान की सारी करतूतें माँ के सामने खोलकर रख दे, लेकिन अभी उसे सही वक्त का इंतजार करना था। नैना सूरज से इशारों इशारों में घर के अंदर चलने के लिए बोली और वहाँ से भाई को साथ लेकर चली गई। राहुल भी थोड़ी देर के बाद घर के अंदर चला गया और पंकज भी अपने घर को लौट गया था। जब से राहुल आया था तब से घर में रौनक सी लग गई थी। अगले दिन राहुल ने शाम को चाय नाश्ते के बाद सभी को आंगन में इकट्ठा किया और कहने लगा कि चूंकि मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग कहीं घूमने के लिए चलते हैं। सूरज के मम्मी पापा, दादी और नैना बहुत खुश हो गए, लेकिन सूरज को कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा था। उसने इशारे में बताया कि वो कहीं नहीं जाना चाहता है, वो घर पर ही आराम करेगा। राहुल ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सूरज नहीं माना। तभी पंकज भी वहाँ पर आ गया और बातों ही बातों में उसे भी पता चल गया कि आज शाम को पूरा परिवार कहीं बाहर जाने वाला है। वह बहुत खुश हो गया और उचित मौके की तलाश में जुट गया। जब उसे पता चला कि सूरज बाहर नहीं जा रहा है, तब तो उसकी खुशी का ठिकाना ही ना रहा। तय समय पर सभी लोग तैयार होकर कार में बैठकर घर से बाहर निकल गए थे। पूरा घर खाली हो चुका था। सूरज अपने कमरे में लेटा हुआ था। क्योंकि सूरज के घर की चारदीवारी छोटी थी, इसलिए पंकज कभी भी दीवार फांदकर अंदर आ जाता था। आज भी वह दीवार से कूदकर भीतर आ चुका था। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे।
सूरज को अकेला पाकर वह फिर से उसे दर्द पहुंचाने के लिए तैयार था। उसने जैसे ही सूरज को दबोचा, वैसे ही सूरज उसकी मजबूत पकड़ से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा। पंकज हंसते हुए उसे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी अचानक से किसी ने आकर पीछे से उसे एक घुसा मारा। वह बौखला गया। उसने पलटकर पीछे देखा तो पीछे राहुल खड़ा था। उसके पीछे सूरज का पूरा परिवार था। सूरज के पिता ओम प्रकाश जी ने गुस्से में कहा, पंकज, यह सब तुम क्या कर रहे थे? पंकज हकलाने लगा। राहुल ने उसे कहा कि तुम्हें क्या लगा था कि सूरज डर के मारे किसी को कुछ बताएगा नहीं? अरे, जब अत्याचार करने वाले के अत्याचार बढ़ जाते हैं तो कमजोर व्यक्ति को भी आवाज उठाने की हिम्मत आ ही जाती है। मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। यह सुनकर पंकज सकपकाकर उसकी तरफ देखने लगा तो राहुल ने कहा कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं 6 महीने पहले ही पुलिस इंस्पेक्टर बन चुका हूँ। नैना ने सूझबूझ दिखाते हुए सारी बातें मुझे बताई। फिर हमने मिलकर एक योजना बनाई जिसके तहत मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने वाला था। मैंने इस कमरे में स्पाई कैमरा भी लगा दिया था और तुम्हारे कुकर्मों का पूरा सबूत मेरे पास है। यह सब सुनकर पंकज फर्श पर गिरकर रोने लगा और कहने लगा कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुझे बचा लीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। लेकिन राहुल ने कहा कि अगर अपराधी को उसके किए की सजा ना दी जाए तो समाज में उदाहरण कैसे प्रस्तुत होगा? अपनी जिंदगी के बारे में तुम्हें गलत करने से पहले सोचना चाहिए था। गलत करने के बाद तुम अपनी जिंदगी की दुहाई दोगे और हम तुम्हें छोड़ देंगे? ये कभी नहीं हो सकता। हर अपराधी पकड़े जाने के बाद माफी मांगता है, लेकिन उसे उसके हिस्से की सजा तो भुगतनी ही पड़ती है। अब तुम्हें केवल अपनी जिंदगी की फिक्र क्यों हो रही है? जब तुम किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे तब तुम्हें होश नहीं आया? दूसरों की जिंदगी जिंदगी नहीं होती है और तुम्हारी जिंदगी जिंदगी है। पंकज लाख गिड़गिड़ाया, लेकिन किसी ने उसकी एक न मानी और उसे उसके किए कर्मों की सजा मिली। दोस्तों, हर अपराध करने वाला पहले यही सोचता होगा कि उसके किए हुए कुकर्मों का पता किसी को नहीं चलेगा, लेकिन वक्त के आगे किसी की नहीं चलती। वक्त बहुत बलवान होता है और वह अच्छों के बुरे कर्मों को खोलकर सबके सामने रख देता है। आपके क्या विचार हैं? कमेंट करिएगा। धन्यवाद।